गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बीए पार्ट फर्स्ट में अपना भौतिक भूगोल चल रहा था और उसमें अपन जो बाह्य शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चाएं अपनी चल रही थी, जिसमें नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां अपनी हो चुकी हैं। जैसे जो पृथ्वी के ऊपर दो तरह की शक्तियां हैं वो पाई जाती हैं। पहली जैसे बाह्य शक्तियां और आंतरिक शक्तियां। बाह्य शक्तियों की अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक दो तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें अपन ने सबसे पहले उठाया नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति या नदियों के कार्य। यानी कि जब भी नदी प्रवाहित होती है तब उससे बनने वाले स्थलाकृतियां हैं। शुरुआत में जब नदी के द्वारा जब नदी है वो बहती है और बहने के साथ में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों को जन्म देती है या अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां हैं बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर बहाव कम होने लग जाता है पानी का, वैसे वैसे उसके अंदर क्या होने लग जाती है, स्थलाकृतियों का अंदर बदलाव है वो शुरू होने लग जाता है। तो इस तरीके से अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक अपनी स्थलाकृतियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों में। आज अपन चर्चा करेंगे नदी के द्वारा ना होके पवन के कार्य या पवन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। पवन के कार्य। देखो, पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों की अगर अपन चर्चा करते हैं तो पवन है वो देखा जाए तो शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों क्षेत्रों के अंदर हवा के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं वो पवन के द्वारा या पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। ये भी आपकी क्या है, पृथ्वी के ऊपर बाह्य शक्तियों के रूप में कार्य करती है। और वो आपकी बाह्य शक्ति कौन सी है, पवन। पवन या हवा के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। देखो, अगर पवन की अगर अपन चर्चा करते हैं कि पवन है उसके द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी ऐसे, जिस तरीके से जब नदी प्रवाहित होती है तो उस समय उसके अंदर अनेक प्रकार का मलबा है। जैसे नदी के साथ में जैसे आपकी मिट्टी है, कचरा है, कंकर पत्थर है, चट्टान है, उनका जो टुकड़ा है वो बहकर आपका सन्नी घर्षण है, अपघर्षण है, इनके द्वारा क्या होने लग जाता है, उनके द्वारा जो पत्थर होते हैं वो भी रगड़ के कारण क्या होने लग जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे रूप के अंदर बदल जाते हैं। वैसे ही आपके पवन के द्वारा क्या होता है, जैसे ही पवन का वेग है, पवन की तीव्रता है वो ज्यादा होगी, तो उस समय क्या होगा, जो पवन के जब भी हवा चलेगी तो हवा के साथ में मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या है, आपस में टकराते हैं। या कह सकते हैं कि जब भी तेज प्रवाह होगा तो धरातल के ऊपर जो चट्टानें होती हैं, एक तो आपकी कैसी पाई जाती है, कोमल चट्टान, और एक आपकी पाई जाती है कठोर चट्टान। दो तरह की चट्टानें हैं वो देखने को मिलती हैं। और जैसे ही आपका हवा के द्वारा क्या होगा, अपरदन शुरू हो जाएगा, हवा के द्वारा क्या बनने लग जाएंगी, स्थलाकृतियां बनेंगी, तो आपका क्या होगा कि जो कोमल चट्टान है वो तो तेज हवा के साथ तीव्रता के साथ कट जाती है, और जो कठोर चट्टान है वो क्या है, कटती तो है लेकिन बहुत कम गति से कटती है। तो इस प्रकार से आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और इसके अंदर आपकी तीन क्रियाएं हैं, पवन के द्वारा तीन क्रियाएं हैं कार्य करती हैं। कौन कौन सी तीन क्रियाएं, जैसे आपकी अपघर्षण, सन्निघर्षण और तीसरा अपवाहन, यानी कि तीन क्रियाएं पवन की तीन क्रियाएं कौन कौन सी, अपवाहन, सन्निघर्षण
अपवाहन, सन्निघर्षण, और तीसरा है आपका अपघर्षण। देखो, 3 क्रियाएं हैं वो काम करती हैं। इसके अंदर पहला है अपवाहन। अपवाहन के द्वारा क्या होती है, जब पवन है, जब वो चलती है तो चट्टान के जो टुकड़े होते हैं वो जब तीव्र गति से चलती है तो चट्टान के जो टुकड़े होते हैं वो टूटकर बिखर जाते हैं, और बिखरने के कारण या कह सकते हैं कि जब वो चट्टान के टुकड़े बिखरते हैं तो उनसे जो प्राप्त होने वाला जो चूर्ण होता है वो क्या है, पवन के द्वारा क्या हो जाता है, आपका अपरदित हो जाता है। तो कह सकते हैं कि पवन के द्वारा जो अपरदन हो रहा है, अपवाहन जो हो रहा है, अपवाहन का मतलब होता है उड़ान। ठीक है, अपवाहन का मतलब होता है आपका उड़ान, या इसका शाब्दिक अर्थ होता है उड़ाना। ठीक है, उड़ान या उड़ाना, यानी कि जो चट्टान होती हैं, चट्टान के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जब वो टूटते हैं तो उनसे क्या टूटते हैं तो थोड़ा बहुत जो चूर्ण होता है वो क्या हो जाता है, अपवाहन, यानी कि हवा के द्वारा क्या होने लग जाता है, उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। और जाने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि आपका जो पवन के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनेंगी वो आपके कौन से क्षेत्रों में होती है, अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों के अंदर क्या होती है, आपकी स्थलाकृतियों का, पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सबसे पहली बात है कि पवन के द्वारा जो अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र हैं उनके अंदर क्या, किस चीज की कमी पाई जाती है, पहला तो आपका आर्द्रता, और दूसरा आपका वनस्पति की कमी। वनस्पति की कमी, यानी कि जैसे ही आपकी पवन के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो होता कौन से क्षेत्रों में है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। इनका रीजन क्या है कि इन क्षेत्रों के अंदर है जो स्थलाकृतियां हैं पवन के द्वारा बनने वाली, वो क्यों बनती हैं। पहला तो क्या है, शुष्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बरसात की कमी पाई जाती है, और कमी होगी तो आर्द्रता के अंदर भी आपकी कमी पाई जाती है, क्योंकि आपका जो शुष्क क्षेत्र होता है, मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है, वहां पे क्या है, आर्द्रता की कमी हमेशा पाई जाती है। और आर्द्रता की कमी होगी, पानी की कमी होगी, तो वहां पे वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो भी आपके क्या होंगे, कम पाए जाते हैं। तो 2 रीजन है कि इसके अंदर पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के अंदर। एक आपकी क्या है, इसके अंदर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर वार्षिक वर्षा की अगर बात करते हैं आपके अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों की, तो अर्ध शुष्क क्षेत्र में तो क्या होता है आपका 10 से 20 इंच वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा। और शुष्क क्षेत्र में 10 इंच वार्षिक वर्षा होने के कारण क्या है, यहाँ पे आर्द्रता और वनस्पति दोनों के अंदर क्या है, कमी पाई जाती है, अभाव होता है, जिसके कारण जो मिट्टी होती है आसपास की वो क्या हो जाती है, मिट्टी है उसके अंदर क्या हो जाती है, मिट्टी के अंदर जो कण पाए जाते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। किसकी वजह से, आर्द्रता की कमी और वनस्पति के कारण क्या होता है, मिट्टी के जो कण होते हैं, मिट्टी के कण वो क्या हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, ढीले पड़ने की वजह से क्या है, आपकी जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, हवा के साथ क्या हो जाती है, उड़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपके मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर, अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों के अंदर आपके 2 जो कारक हैं वो क्या है, प्रभावी हैं। पहला है आर्द्रता की कमी, दूसरा क्या है, इसके अंदर वनस्पति की कमी, जिसके कारण आपकी क्या है, 3 जो क्रियाएं हैं, 3 जो कारक हैं वो क्या है, प्रभावशाली है, वो माने जाते हैं। या कह सकते हैं कि शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आपकी वनस्पति,
आर्द्रता की कमी होने की वजह से क्या है, मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या है आपके ढीले पड़ जाते हैं, और जैसे ही हवा चलती है हवा के साथ में क्या होने लग जाते हैं, उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या है अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और इसी का जो मुख्य कारण है, ये अगर अपन हवा के द्वारा, पवन के द्वारा स्थलाकृतियों की बात करते हैं तो ऊंचाई वाले क्षेत्र के अंदर आपकी हवा है, हवा का कटाव है वो कम होता है, और जो धरातल के पास में जब हवा चलती है, एक तो होता है वायुमंडल के अंदर स्थल भाग जो होता है, तो ऊंचाई के मतलब जैसे ही मतलब ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायु का जो अपर्दन है, हवा के द्वारा जो पवन के द्वारा जो मिट्टी का जो कटाव है वो क्या होता है, ऊंचाई की तरफ तो क्या होता है कम होता है, और धरातल के पास में क्या होता है अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि धरातल के पास में आपके मिट्टी के कण होते हैं वो क्या है अधिक देखने को मिलते हैं, और ये क्या है आसपास में शुष्क होने की वजह से ढीले रहते हैं, और जैसे ही हवा चलती है हवा के साथ में क्या होने लग जाता है, आपका अपर्दन है वो शुरू हो जाता है। और इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका अपर्दन है वो मुख्यतः अपर्दनात्मक जो कार्य है वो मुख्यतः भौतिक ही होता है। भौतिक के अंदर यानी कि जो भौतिक क्रियाएं हैं वो आपकी महत्वपूर्ण हिस्सा है वो रखती है, किसमें? अपर्दनात्मक कार्य के अंदर। आपकी रासायनिक क्रिया इसके अंदर सम्मिलित नहीं की जाती है, इसके अंदर सिर्फ भौतिक क्रिया है उसको सम्मिलित किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो अपना चल रहा था अपवाहन। अपवाहन का मतलब होता है कि जब चट्टान का चूर्ण होता है वो उड़कर अपर्दन का कार्य करता है, या अपवाहन के अंदर अगर अपन चर्चा करते हैं तो उड़ान की जो क्रिया होती है जिसके अंदर आपका हवा या पवन के द्वारा जो मिट्टी के कण है वो ढीले पड़ने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये किसके द्वारा हो रहा है? आपका पवन के द्वारा। और ये जो क्रिया होती है वो आपकी यांत्रिक अपक्षय के कारण है वो अधिक देखने को मिलती है। यांत्रिक अपक्षय के कारण क्या होता है, आपकी जो चट्टानें हैं वो असंगठित होती हैं, और दूसरा क्या हो जाता है ये ढीली रहती हैं, और जिसके कारण ढीली होने के कारण जैसे ही हवा चलती है तो हवा के साथ में क्या हो जाती है, मिट्टी के कण है वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और यही क्या है आपका अपवाहन कहलाता है। दूसरा पर चर्चा करते हैं अपघर्षण। दूसरा है आपका अपघर्षण। दूसरे अपघर्षण की अगर बात करते हैं तो अपघर्षण के अंदर क्या होता है, तीव्र गति से जब पवन चलती है, जब तीव्र वेग से आपकी पवन है वो क्या है, मिट्टी के कण, धूल के कणों की मात्रा है वो अधिक होती है। इसके अंदर अगर बात करते हैं अपघर्षण की तो अपघर्षण के अंदर क्या होता है, आपका पवन का जो हवा की गति है वो क्या होती है, आपकी तेज होती है, जिसके कारण रेत के कण या कह सकते हैं कि मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या है आपके अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, और अधिक मात्रा के अंदर पाए जाने के कारण जैसे ही अपर्दन होता है मिट्टी के कणों का, तो जब भी वो चलते हैं तो आपस में क्या है रगड़, जैसे ही चट्टाने हैं जैसे चट्टाने हैं और चट्टानों के मतलब प्रवाह के अंदर जब पवन है वो चलती है तो चट्टान के मिट्टी के जो हवा के अंदर जो कण होते हैं वो क्या है चट्टान के साथ में रगड़ खाते हुए चलते हैं, जिसके कारण चट्टानों को रगड़ कर या घिस कर या आपका चिकना करके अपर्दित किया जाता है, और इसके अंदर आपका पवन का अपघर्षण कार्य है वो क्या हो जाता है, आपका अधिक हो जाता है। इसकी अगर बात करते हैं तो ये रेजमाल जो होता है, रेजमाल जो होता है, जैसे मान लो किसी रेजमाल जो होता है वो लकड़ी के टुकड़े को घिसने का काम किया जाता है, जैसे घिसाई की जाती है, वैसे ही आपका अपघर्षण है वो क्या होती है, चट्टानों को क्या है जो पवन
के पवन का वेग अधिक होने के कारण, दूसरा उसके अंदर मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या है, तीव्र गति से उड़ते हैं, जिसके कारण जो भी चट्टान आती है उनके साथ में क्या है, अपघर्षण यानी रगड़ का काम करता है और रगड़ रगड़ कर उन चट्टानों को घिस देता है, चिकना बना देता है। वो क्या है, आपका अपघर्षण कहलाता है। अपघर्षण की अगर चर्चा करते हैं अपघर्षण के अंदर, तो अपघर्षण के अंदर आपके जो मिट्टी के कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके बहुत तीव्रता के साथ चलते हैं, जिससे चट्टानों को क्या है, घिसना या उनको चिकना करना, या कह सकते हैं कि उनके अंदर रगड़ का जो कार्य है वो अपघर्षण की क्रिया के द्वारा किया जाता है। तीसरा आपका आता है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण भी क्या है, आपका तीव्र वेग के साथ उड़ने वाले जो सैल या चट्टान या कह सकते हैं कि मिट्टी के कण मार्ग में होने के साथ साथ चट्टानों को रगड़कर आपका रगड़ने तथा घिसने, इसके अलावा आपस में क्या हो जाते हैं, रगड़ खाकर टूटते फूटते रहते हैं। और इस तरीके से टूटते फूटते रहने के कारण इनका जो आकार होता है वो क्या हो जाता है, या तो छोटा बन जाता है या गोल बन जाता है। जैसे देखो उदाहरण देती हूँ आपको कि जैसे ही नदी जब प्रवाहित होती है, नदी जब निकलती है तो नदी के साथ में जब वो पानी है, पानी के साथ में अनेक प्रकार के पदार्थ हैं वो भी पाए जाते हैं। जैसे जो चट्टान है उसके छोटे टुकड़े भी होते हैं, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े भी होते हैं। लेकिन जैसे ही वो शुरुआत होती है पानी के बहाव की, तब से लेकर लास्ट में जब उनका निक्षेपण हो जाता है, लास्ट में जब उनका जमाव होना शुरू होता है, तब तक उसके अंदर जब पानी के साथ बहते हैं तो वो क्या है, घर्षण का कार्य करते हैं, आपस में क्या होते रहते हैं, टकराते रहते हैं। और टकराने के कारण क्या हो जाते हैं, वो टूट फूट जाते हैं, या कह सकते हैं कि बड़े टुकड़े होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, टूट जाते हैं, या जो छोटे टुकड़े होते हैं वो घिसना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में जब वो प्रवाहित हुए थे तब तो उनकी जो आकृति है वो तो बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो क्या होने लग जाते हैं, सन्निघर्षण यानी आपस में टकराते हैं, और टकराने के कारण उनमें जो घिसाव होता है और उसके कारण वो टूट फूट जाते हैं, या कह सकते हैं कि उनकी जो आकृति है वो छोटी हो जाती है। तो वो आपका क्या कहलाता है, सन्निघर्षण कहलाता है। और सेम वैसी ही कंडीशन आपकी किसके अंदर होती है, हवा के द्वारा या पवन के द्वारा होती है, कि पवन जब तेज गति से चलती है तो उसके अंदर जो कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, वो क्या होते हैं, तीव्र गति से बहते हैं, और बहने के कारण उड़ते हैं, चलते हैं, और आपके तेज गति के बहाव के कारण जो चट्टानें होती हैं वो रगड़ने या घिसने के कारण आपस में क्या होने लग जाती हैं, आपके टकराव या रगड़ खाकर टूटते फूटते रहते हैं। और इस कारण से जो चट्टान के टुकड़े होते हैं वो जो हो जाते हैं आपके गोल या छोटी आकृति के अंदर हो जाते हैं। तो इस तरीके से पवन के द्वारा बनने वाली 3 क्रियाएं हैं वो काम करती हैं, अपवाहन, सन्निघर्षण और अपघर्षण। समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन अपनी जो क्रियाएं हैं अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक, तो अपनी जो अपरदनात्मक जो कार्य हैं, अपरदनात्मक जो क्रियाएं हैं, पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति कह सकते हैं, पवन के द्वारा बनने वाला स्थल स्वरूप है, उसको अपन चर्चा करेंगे। तो पवन के द्वारा बनने वाली अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, ठीक है, पवन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। पवन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों की अगर चर्चा करते हैं तो इसके अंदर आपकी वातगर्त, दूसरा इनसेल,
इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग मशरूम रॉक, चौथी है जूगेन, पांचवी है यार्डंग, छठी है ड्राई कांटर, और सातवीं है जालीदार, या जालीदार शिला, इस तरीके से क्या है आपकी अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। देखो अगर अपन बात करते हैं इनकी, तो अनेक प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो आपकी बनना शुरू हो जाती हैं। किस वजह से बनती हैं? मैंने आपको शुरुआत में बताया कि धरातल के ऊपर कोमल और कठोर दो प्रकार की चट्टानें हैं वो देखने को मिलती हैं। देखो साधारण सी बात है, जब पवन का जो प्रवाह है वो क्या है तेज गति से होगा, तो उसके अंदर क्या होगा तेज गति से होगा, तो आपकी चट्टानों का जो अपर्दन है वो क्या है, जो कोमल चट्टान होंगी वो तो क्या है तीव्र गति से या जल्दी आपकी क्या होने लग जाएंगी कटना शुरू हो जाती हैं, और जो कठोर चट्टान होती है वो क्या होने लग जाती है आपकी धीरे धीरे क्या है कटना शुरू होती है। तो इस तरीके से जैसे ही आपकी चट्टानों का जो कटने का प्रवाह है वो क्या है जिस तरीके से होगा उसी रूप के अंदर क्या है आपका स्थल स्वरूप है वो बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वात गर्त की। तो वात गर्त के अंदर आपकी स्थलाकृति है वात गर्त में सबसे पहले वात गर्त स्थलाकृति। वात गर्त में क्या होता है कि जो चट्टान है उसके अंदर क्या होने लग जाता है, इसे क्या है अपवाहन बेसिन या वात गर्त, वात गर्त या अपवाहन बेसिन। इस तरीके से आपकी क्या हो जाती है, यानी कि धरातल के ऊपर असंगठित क्या होती है आपकी असंगठित तथा कोमल चट्टान है, कोमल शैलें हैं, वो क्या है आपकी पवन के साथ क्या हो जाती है या तो अपवाहन या उड़ाव की क्रिया से प्रभावित होती हैं। यानी कि धरातल के ऊपर आपकी मैंने आपको बताया शुरुआत में, जब आपकी कोमल और जो कठोर चट्टान होती हैं वो क्या होती हैं आपकी धरातल के ऊपर पाई जाती हैं, और जब ये असंगठित होती हैं या कह सकते हैं आपकी कोमल चट्टान होती है वो क्या हो जाती है हवा के द्वारा क्या होने लग जाती है टूटने फूटने लग जाती हैं, या कह सकते हैं उनके अंदर संगठन है, यानी कि उनका संगठन है वो कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने के कारण या तो आपका अपर्दन किनके द्वारा होगा हवा के द्वारा या नदी के द्वारा भूमिगत अपर्दन। तो इस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं पवन के द्वारा। तो पवन के द्वारा क्या होती है उड़ाव की क्रिया या अपवाहन की क्रिया है वो प्रवाहित होकर आपके क्या है ढीले कणों को क्या करती है उड़ाकर ले जाती है, और ले जाने के कारण क्या होता है आपके उड़ान की क्रिया है, ले जाने के कारण अपवाहन के अंदर क्या हो जाता है आपका जैसे जैसे हवा की गति है वो क्या है आपकी बढ़ती जाती है, तो धरातल के ऊपर आपकी क्या होती है वात गर्त का मतलब होता है, देखो धरातल के ऊपर जैसे ही तीव्र गति से आपकी जो हवा है वो चलेगी और आपकी किसी क्षेत्र के अंदर आपकी जो चट्टानों का जो संगठन है वो
क्या हो जाता है, मजबूत नहीं होता है, ढीला पड़ जाता है, तो उस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाती है, या तो कमजोर चट्टान होंगी, और कमजोर चट्टान होंगी तो वहां पे क्या है, लगातार क्या है, हवा की गति है वो चलती रहती है, जिसके कारण बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। और बहुत गहरा गड्ढा होने की वजह से आपका समुद्री भाग जो सागर तल है या जल का स्तर है वो क्या है, आपका सागर का तल है वो कई मीटर नीचा तक हो जाता है। किसके कारण, हवा के द्वारा जो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है, जिसके कारण बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। और गड्ढा होने की वजह से आपका गहरा गड्ढा हो जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, पवन गर्त कहा जाता है। वात को कहा जाता है पवन, और गर्त मतलब गड्ढा, गर्त मतलब गड्ढा, यानी कि वात गर्त या अपवाहन बेसिन उसे कहा जाता है जब हवा के द्वारा आपकी कोमल और असंगठित चट्टानों को उड़ाकर एक ले जाया जाता है, और इतना गहरा हो जाता है जिसके कारण आपका क्या है, जो सागर तल है वो क्या है, आपका कह सकते हैं कि मतलब गहराई है वो काफी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कभी कभी सागर तल से कई मीटर नीचा तक हो जाने की वजह से नीचे का जो गर्त है उसके अंदर पानी है वो आने लग जाता है, और या तो इसे क्या कहा जाता है, सागर तल के मतलब कह सकते हैं कि इस तरीके से क्या है, बहुत गहरा गड्ढा है वो बन जाता है। तो जो नीचे का कह सकते हैं कि भूमि के अंदर जब अपन खुदाई करते हैं तो क्या है, पानी निकल आता है, इतना गहरा गड्ढा हो जाता है, या कह सकते हैं कि वात गर्त या अपवाहन बेसिन उसे कहा जाता है, जिसे क्या है, आपकी हवा है वो तीव्र गति से चलती है, और उसके चलने से कमजोर और कठोर जो असंगठित चट्टाने हैं वो क्या है, उड़ जाती हैं, या हवा के साथ में उनके कण है वो चले जाते हैं, जिसके कारण बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है, और उसे ही क्या कहा जाता है, वात गर्त है कहा जाता है। और इसके अंदर अपवाहन के कारण क्या हो जाता है, कई मीटर नीचा आपका गर्त बन जाता है, और उस गर्त को ही क्या कहा जाता है, आपका वात गर्त है कहा जाता है। ठीक है, अपवाहन बेसिन है कहा जाता है। दूसरा आपका आता है इसके बाद इंसेलबर्ग, दूसरी स्थलाकृति है इंसेलबर्ग। देखो इंसेलबर्ग के अंदर क्या होता है, इंसेलबर्ग है सबसे पहले जर्मनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आपका आप कह सकते हैं पर्वत, द्वीप या द्वीपीय पर्वत इसको कह सकते हैं। कौन सी भाषा से लिया गया है, जर्मन भाषा से, जर्मन भाषा से लिया गया है। अर्थ है, इंसेलबर्ग का अर्थ है द्वीप, पर्वत या पर्वत द्वीप, पर्वत द्वीप। किसका अर्थ है, इंसेलबर्ग
वर्ग का। इंसेल वर्ग के अंदर क्या होता है, ये जर्मन भाषा के शब्द से लिया गया है और इसका सामान्य अर्थ है आपका द्वीप है या पर्वत से लिया गया है। यानी कि इसको देखने से, इनसे बनने वाली जो स्थलाकृति है वो देखने में ऐसे लगता है जैसे समुद्र के अंदर आपका छोटा सा द्वीप निकल जाता है, मतलब उभरे हुए रूप में, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से गुंबदाकार जो आकृति है वो बन जाती है उभरे हुए रूप के अंदर। यानी कि समुद्री भाग के अंदर जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं उनके जैसी इसकी आकृति है देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, इसको पर्वत के रूप में, यानी कि पर्वतीय भाग है उसके रूप में भी इसको देखा जाता है कि जिस तरीके से स्थल भाग के ऊपर पर्वत होते हैं उसी रूप में पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है वो आपकी इंसेल वर्ग है। वो देखने में कैसे लगते हैं, पर्वत जैसे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि धरातल के ऊपर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, आपकी कमजोर और आपकी कठोर चट्टान है वो देखने को मिलती हैं। और ये क्या होती है, जैसे ही विस्तृत भाग के अंदर आपके रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर कठोर चट्टान होती हैं, वो क्या होती हैं, आपके ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में दिखाई देती है। और जैसे ही क्या होता है, इनके ऊपर मरुस्थलीय क्षेत्रों के कारण, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपक्ष ये कह सकते हैं या अपर्दन, दोनों क्रियाओं के अंदर आपकी क्या हो जाती है, कोमल चट्टान है वो तो कट जाती है और जो कठोर चट्टान है वो क्या है, आपके ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप के अंदर दिखाई देती है। इस तरह इनको क्या है, इन टीलों को टापू या टापू का इंसेल वर्ग भी कहा जाता है। टापू का इंसेल वर्ग भी कहा जाता है। देखो इसकी इंसेल वर्ग के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में दिखाई, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में दिखाई देते हैं, जिसमें क्या होता है, अपक्षय अपर्दन के द्वारा दिखाई देते हैं। इसमें अपक्षय व अपर्दन, अपक्षय व अपर्दन के द्वारा कोमल चट्टानें घिस या उड़ जाती हैं, जिससे कठोर चट्टान अपने रूप में खड़ी रहती हैं और इन्हें ही टापू या टापुओं को इंसेल वर्ग
वर्ग कहा जाता है। ठीक है, इंसिल वर्ग इनको कहा जाता है। तो इस तरीके से आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।